दोस्तों, ज़बूर को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया गया था। तौरात को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया गया था। इंजील को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया गया था और कुरान मजीद को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया गया। दोस्तों, कुरान मजीद अल्लाह ताला का वो कलाम है जिस पे सदियों से हज़ारों साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और स्कॉलर्स ने कुरान पाक की हर आयतों को बहुत ही डीपली स्टडी किए हैं। जो लोग कुरान और इस्लाम के ख़िलाफ़ थे, उन लोगों ने भी जब सही रिसर्च की तो पाया कि कुरान में कही गई हर एक बात सच है और बरहक है, जिसके चलते कई साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ने आज तक कुरान मजीद को पढ़ने के बाद इस्लाम कबूल कर चुके हैं। दोस्तों, कुरान मजीद के सूरह अल-क़स्सास में आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला ने हमान नाम के एक शख्स का जिक्र किया है और उसके बारे में कहा है कि वो मिस्र के बादशाह यानी फ़िरौन के दरबार में एक दरबारी हुआ करता था और साथ ही साथ वो एक आर्किटेक्ट हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, इजिप्शियन हिस्ट्री के अंदर कहीं पे भी हमान नाम के किसी भी आदमी का तस्करा कहीं पे भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में मौजूद नहीं था, क्योंकि लगभग 1200 साल तक इजिप्शियन लैंग्वेज को पढ़ने का तरीका ही नहीं था हम इंसानों के पास। मगर दोस्तों, साल 1799 में कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते इजिप्शियन लैंग्वेज को दोबारा से पढ़ना और लिखने की सलाहियत आ गई लोगों के अंदर, और साथ ही साथ रिसर्चर्स को एक मौका मिल गया कि सारी के सारे जो इजिप्शियन मॉन्यूमेंट्स और जितनी भी इजिप्शियन इंस्क्रिप्शंस हैं उनको डीकोड करने का एक मौका मिल गया था। क्योंकि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट के अंदर एक रोजेटा स्टोन नाम का एक स्टोन पत्थर मिला था नेपोलियन के दौर में, जो 1799 में जब नेपोलियन ने इजिप्ट को इन्वेड किया था। तो दोस्तों, उस दौर में उस पत्थर के ऊपर 3 तरह की इंस्क्रिप्शंस थी, एक ग्रीक और एक एंशिएंट इजिप्शियन और एक सेमेटिक लैंग्वेज थी। दोस्तों, जब इन तीनों लैंग्वेज को यानी कि जब सेमेटिक और ग्रीक को दोनों को टैली किया गया, तब उसके ज़रिए से इजिप्शियन लैंग्वेज के जो लेटर्स थे उनको डीकोड करने में आसानी हो गई और वहाँ से इजिप्ट के अंदर जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे, मकबरे थे, सभी के इंस्क्रिप्शंस को डीकोड किया जाने लगा। दोस्तों, अब आते हैं इस हमान की थ्योरी के ऊपर। दोस्तों, कुरान मजीद के चैप्टर 28 सूरह अल-क़स्सास की आयत नंबर 6, 8 और 38 में और चैप्टर 29 सूरह अल-अनकबूत के आयत नंबर 39 में और चैप्टर 40 में सूरह अल-मोमिनून की आयत नंबर 24, 36 के अंदर क्लियर अंदाज में हमान के नाम को अल्लाह ताला ने कहा है। दोस्तों, हमान फ़िरौन के दौर में उसकी हुकूमत में एक चीफ आर्किटेक्ट हुआ करता था और फ़िरौन ने हमान को बड़े बड़े महलात और बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें तामीर करने के लिए हुक्म सुनाया था। दोस्तों, सूरह अल-क़स्सास की आयत नंबर 38 में फ़िरौन ने हमान को ये कहा था कि ओ हमान, मेरे लिए जली हुई या फिर पकी हुई मिट्टी से ऐसी इमारत तामीर कर जिसके ऊपर चढ़कर मैं मूसा के खुदा को देख सकूं। दोस्तों, इसी तरह दोबारा सूरह अल-मोमिनून की आयत नंबर 36 में फ़िरौन ने हमान को एक बड़ी इमारत तामीर करने का हुक्म सुनाया था। दोस्तों, हमान के नाम को बाइबल में भी मेंशन किया गया है, बुक ऑफ एस्थर में, मगर उसमें हमान को पर्शिया के एक बादशाह के असिस्टेंट के तौर पे बताया गया है जो मूसा अलैहिस्सलाम के कई सदियों के बाद में आया था। और दोस्तों, कुरान मजीद की हर आयत सच्ची हुई है, क्योंकि लगभग 100 साल पहले इजिप्ट के अंदर एक्सकेवेशन के दौरान रिसर्चर्स को एक इंस्क्रिप्शन के बारे में पता चला और जब उन रिसर्चर्स ने 1799 में मिले उस रोजेटा स्टोन की मदद से इस वाली इंस्क्रिप्शन को ट्रांसलेट किया तो उन लोगों को पता चला कि इस पे लिखा है कि पत्थर की इमारतों की तामीर करवाने वाले आमून हमान, यानी कुरान मजीद में जिस हमान के बारे में, जिस हमान के नाम को फरमाया गया है, वो फ़िरौन का चीफ आर्किटेक्ट सच में मौजूद हुआ करता था। और दोस्तों, अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये वही ऑथेंटिक इंस्क्रिप्शन है जो उन इजिप्ट के अंदर रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट को मिली थी। दोस्तों, कुछ और सोर्सेस के मुताबिक इजिप्ट के पिरामिड्स ऑफ खुफू के करीब ही हमान का एक मकबरा भी मिला था, जिसके अंदर उन्हें एक मूर्ति या फिर एक स्टैचू भी मिला था हमान का।
और दोस्तों अभी जो स्टैचू आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये वही स्टैचू है जो खुफू के पिरामिड के बगल वाले मकबरे के अंदर मिली थी। और इस स्टैचू के पास इसका नाम भी बताया गया है जो था हेमेनु। दोस्तों पुरानी डायलेक्ट में हेमेनु या हमान ये दोनों वर्ड सिमिलर हुआ करते थे, क्योंकि इजिप्शियन लैंग्वेज के अंदर कोई लेटर्स नहीं थे। वो लोग कोई भी नाम या फिर कोई भी वर्ड को डिपिक्ट करने के लिए सिंबल्स यूज़ किया करते थे। तो ये हेमेनु हमान भी हो सकता है। दोस्तों इस हेमेनु का एक विकिपीडिया पेज भी बना हुआ है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए दोस्तों अब इसके ऊपर डीप रिसर्च करते हैं कि पिरामिड्स की तामीर एक्चुअल में कैसे हुई थी और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इन पिरामिड्स के बारे में क्या फरमाया है। दोस्तों कई सालों से रिसर्चर्स और साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए ये एक पहेली बनी हुई है कि आखिर इजिप्शियंस ने इतने बड़े बड़े पत्थरों को काट कर ट्रांसपोर्ट कैसे किए और उन लोगों ने पिरामिड्स के अंदर परफेक्टली सेट कैसे किए। दोस्तों कुछ थ्योरीज के मुताबिक कहा जाता है कि पिरामिड के लाइमस्टोन्स को तांबे की छेनी और हथौड़ों से काट कर क्वारी से लकड़ी के स्लेज के ऊपर रख कर घसीटते हुए पिरामिड तक पहुंचाया गया था और यहाँ पे उनको फिनिशिंग टच देकर पिरामिड के ऊपर में उठाकर सेट किया गया था। मगर दोस्तों इस थ्योरी के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं। और पहली प्रॉब्लम ये है कि तांबे या कॉपर की छेनी और उससे बने हुए औजार बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और जब पिरामिड्स बनाए गए थे तो उस वक्त तो इजिप्शियंस के पास आयरन या लोहे के औजार मौजूद ही नहीं थे। दोस्तों यहाँ पे एक और नोट करने वाली बात यह है कि इन लाइमस्टोन्स का वज़न ऑलमोस्ट 1.5 से 2 टन के बीच में है। तो आप इमेजिन करके देखो कि 2 टन के पत्थरों को ये लोग इतनी ऊंचाई पे और इतना प्रिसाइजली कैसे उठाए होंगे और कैसे ये लोग कर पाते। और इन्हीं सवालों के चलते रिसर्चर्स ने इस थ्योरी को टोटली रिजेक्ट किया है। दोस्तों कुछ और थ्योरीज के मुताबिक माना जाता है कि पिरामिड्स बनाने के वक्त इजिप्शियंस के पास कुछ एडवांस टेक्निक्स या मशीन्स की नॉलेज हुआ करती थी, जिसके वजह से वो लोग बड़े बड़े पत्थरों को मूव कर पाते थे। मगर आज तक किसी भी एडवांस मशीन या टेक्नोलॉजी के बारे में इजिप्ट के अंदर नहीं पता चला है, और ना ही ऐसी कोई एक्सकेवेशन हुई है जिसके अंदर कोई मशीन मिली हो। दोस्तों अब आ जाते हैं एक ऐसी थ्योरी के ऊपर जिसको काफ़ी हद तक माना जाने लगा है, क्योंकि मटेरियल साइंटिस्ट जोसेफ डेवोट्रिस ने एक ऐसी थ्योरी प्रेजेंट की है जो उसमें कहा जाता है कि लाइमस्टोन के पत्थरों को काट के यहाँ तक नहीं लाया गया था, बल्कि लाइमस्टोन के पत्थरों को कास्ट किया गया था, यानी उनको बनाया गया था उसी तरह से जैसे आज हम लोग सीमेंट के हॉलो ब्लॉक्स वगैरह को बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों का ध्यान दोबारा कुरान मजीद की तरफ ले जाना चाहूँगा, और कुरान मजीद के चैप्टर 28 सूरह अल-क़सास की उसी आयत नंबर 38 में जिसमें हमान का जिक्र है, और उसी आयत में अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ़िरौन ने हमान को कहा था कि उसके लिए एक बड़ी इमारत तामीर करे जली हुई या पकी हुई मिट्टी से। और दोस्तों यहाँ पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिरामिड्स के लाइमस्टोन्स को उसी जगह पर यानी पिरामिड के ऊपर ही कास्ट करके बनाया गया था, ना कि काट के लाया गया था। दोस्तों कई रिसर्चर्स मानते हैं कि पिरामिड के अंदर लगे हुए हार्ड ग्रेनाइट के स्टोन्स को भी उसी जगह पर कास्ट किया गया था, और कुछ दीगर रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि उन हार्ड ग्रेनाइट के स्टोन्स को किसी दूसरी क्वारी से लाकर यहाँ पर लगाया गया था। दोस्तों आपको क्या लगता है पिरामिड कैसे बनाए गए थे, इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ कमेंट में ये भी बताइए कि क्या आपको हमान के बारे में आप पता था। दोस्तों अपनी कीमती राय आप हमारे इस नए YouTube चैनल डीप रिसर्च फाइल्स के ऊपर ज़रूर बताया कीजिए, और साथ ही साथ अगली वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं ये भी आप हमें सजेस्ट ज़रूर करिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।